नमस्कार। आइए समय के पन्नों को पलटकर सीधा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में चलते हैं। एक मौर्य शाही इतिहासकार होने के नाते आज इस प्रस्तुति में हमारे महान साम्राज्य के बीचों बीच एक अजनबी की अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाना मेरे लिए सच में बहुत गर्व की बात है। ये कहानी है एक ऐसे यूनानी राजनयिक की जो जब हमारे यहाँ आया तो हमारी सभ्यता का विशाल आकार, हमारा जबरदस्त प्रशासन और एकदम अचूक व्यवस्था देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा यूनानी दूत जो उस हेलेनिस्टिक दुनिया से आया था जहां इंसानों को गुलाम बनाना यानी दास प्रथा रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा था। पर जब उसने हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर कदम रखा तो उसका सामना एक बिल्कुल अलग ही दुनिया से हुआ। उसने लिखा, सभी भारतीय स्वतंत्र हैं और उनमें से कोई भी दास नहीं है। इस एक छोटे से वाक्य से ही साफ पता चलता है कि हमारी राजसी और सुव्यवस्थित सभ्यता ने उसकी पुरानी सारी सोच को कैसे एकदम से पलट कर रख दिया था। तो ये राजनयिक थे कौन? मिलिए मेगास्थनीज से। सिकंदर के अभियानों के बाद जब दुनिया की राजनीति तेजी से बदल रही थी, तब सेल्यूसिड साम्राज्य के शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने लगभग 302 ईसा पूर्व में इन्हें हमारे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब मेगास्थनीज कोई आम मुसाफिर नहीं थे, बल्कि ये बहुत ही तेज तर्रार कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा उसे इंडिका नाम की एक किताब में लिख डाला। हालांकि दुख की बात है कि मूल इंडिका तो अब नहीं बची, लेकिन बाद के यूनानी और रोमन लेखकों ने जो इसके हिस्से अपनी किताबों में बचाकर रखे, वो आज भी हमारे साम्राज्य की एक बहुत ही शानदार तस्वीर पेश करते हैं। 1300 मील। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। ये नंबर हमारे साम्राज्य के सच में हैरान कर देने वाले पैमाने को दिखाता है। दरअसल ये उस ग्रेट रॉयल रोड यानी महान राजपथ की लंबाई है जिसे पार करके मेगास्थनीज यहाँ पहुंचे थे। ये सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, बल्कि ये हमारे मौर्य साम्राज्य की असली जीवन रेखा थी जो बिल्कुल उत्तर पश्चिमी सीमांत को सीधे हमारी राजधानी से जोड़ती थी। इस यात्रा का रास्ता भी कोई आसान नहीं था। ऊबड़ खाबड़ उत्तर पश्चिमी सीमाओं से शुरुआत हुई। पुष्कलावती से तक्षशिला तक का सफर तय करते हुए उन्होंने उस नदी को पार किया जिसे यूनानी हाइडेस्पेस कहते थे, यानी हमारी अपनी झेलम नदी। फिर व्यास नदी को पार किया और यमुना के किनारे किनारे चलते हुए आखिरकार वो हमारे शाही साम्राज्य के दिल महान शहर पाटलिपुत्र पहुंच गए। सच कहें तो ये एक ऐसा सफर था जिसने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक धागे में पिरो दिया था। अब इस यात्रा में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो था इस राजपथ का रखरखाव, बिल्कुल आज के मॉडर्न हाईवे की तरह। एग्रोनोमोई नाम के जिला अधिकारी ये पक्का करते थे कि हर 10 स्टेडिया यानी लगभग 2 किलोमीटर पर पत्थर के मार्कर लगे हों। ये मार्कर दूरी और दिशाएं एकदम साफ साफ बताते थे। और तो और रास्ते के दोनों तरफ छायादार पेड़ और यात्रियों के ठहरने के लिए सराय बनी हुई थीं। ये सब देखकर कोई भी समझ सकता है कि हमारा साम्राज्य व्यवस्था और सुशासन को लेकर कितना गंभीर था। जब मेगास्थनीज राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा ये शहर एक विशाल समांतर चतुर्भुज के आकार का था और ये पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था। इसकी लंबाई लगभग 14.5 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 2.5 किलोमीटर थी। मतलब ये शहर किसी भी यूनानी नगर से कहीं ज्यादा बड़ा और आलीशान था। नदियों के किनारे होने की वजह से लकड़ी का इस्तेमाल करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग थी ताकि शहर को भयंकर बाढ़ से बचाया जा सके। वास्तुकला के इस जादू को थोड़ा और करीब से समझने के लिए इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 570। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। राजधानी की रक्षा करने वाली जो विशाल लकड़ी की चारदीवारी थी ना, उस पर पूरे 570 भव्य सुरक्षा टावर और 64 बड़े प्रवेश द्वार बने हुए थे। ये एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम था जो बिना कुछ कहे ही हमारे साम्राज्य की अजेय शक्ति और बेहिसाब दौलत का डंका पूरी दुनिया में बजा रहा था। और हाँ, सुरक्षा सिर्फ दीवारों तक ही सीमित नहीं थी। उन लकड़ी की दीवारों के ठीक बाहर 600 फीट चौड़ी और 30 हाथ गहरी एक विशाल खाई पूरे शहर को घेरे हुए थी। इस खाई का इंजीनियरिंग कमाल ये था कि ये एक तीर से 2 निशाने लगाती थी। सच कहूं तो ये आज के आधुनिक शहरी नियोजन को भी टक्कर दे सकती है। एक तरफ तो ये दुश्मनों के हमलों और विनाशकारी मानसूनी बाढ़ से शहर को बचाती थी, और दूसरी तरफ ये शहर के सीवेज और जल निकासी व्यवस्था का एक बहुत ही शानदार और कुशल हिस्सा थी। चलिए अब इमारतों और सड़कों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अब उस जटिल और सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं जिसने मेगास्थनीज का दिल जीत लिया था। हमारा मौर्य साम्राज्य सिर्फ अपने बड़े बड़े महलों के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने वाले शानदार सिस्टम के लिए भी जाना जाता था। ये एक ऐसा म्यूनिसिपल ढांचा था जो हमें आज के नगर निगमों की याद दिला देता है। राजधानी का पूरा कामकाज 6 खास बोर्ड संभालते थे और हर बोर्ड में 5-5 सदस्य होते थे। इन नगर अधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा जाता था। हर बोर्ड का अपना एक अलग और पक्का काम था, जैसे शिल्प और कारीगरी देखना, विदेशियों की देखभाल करना, जन्म और मृत्यु का एकदम सटीक हिसाब रखना और यहाँ तक कि बिक्री कर यानी टैक्स इकट्ठा करना। ये साफ तौर पर एक ऐसी नौकरशाही थी जो उस समय भूमध्यसागरीय दुनिया के किसी भी प्रशासन को आसानी से पीछे छोड़ सकती थी। और ऐसा मत सोचिए कि ये सब सिर्फ आम नागरिकों के लिए था। हमारी सेना का प्रशासन भी उतना ही भव्य था। सेना को भी ठीक वैसे ही 6 बोर्डों द्वारा मैनेज किया जाता था। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और हजारों रथ और हाथी। ये कोई मामूली सेना नहीं थी, बल्कि एक अकल्पनीय सैन्य शक्ति थी। और सबसे खास बात ये थी कि इन लाखों सैनिकों और जानवरों का पूरा खर्च राज्य और राजा खुद उठाते थे। इसी वजह से हमारी सेना हर पल, हर स्थिति के लिए तैयार रहती थी। अब सवाल ये है कि इतने बड़े साम्राज्य को ऊपर से कंट्रोल कौन कर रहा था? इसका जवाब है हमारे मौर्य सम्राट। राजा के पास सबसे बड़े कार्यकारी और न्यायिक अधिकार होते थे, लेकिन वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि धर्म और कानून के सच्चे रक्षक थे। पूरे साम्राज्य में न्याय दिलाना और अपने जासूसों के विशाल नेटवर्क के जरिए, जिसमें बहुत सी महिला जासूस भी शामिल थीं, हर जगह शांति और व्यवस्था बनाए रखना उनका सबसे परम कर्तव्य था। इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए राजा को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मेगास्थनीज ने भी बड़ी हैरानी से लिखा कि राजा अपने खुद के आराम की परवाह किए बिना पूरा दिन दरबार में मौजूद रहते थे। दिन में बिना आराम किए लगातार न्याय देना और विदेशी राजदूतों से मिलना, ये मौर्य शासन के उस चेहरे को सामने लाता है जो बेहद अनुशासित और अपनी प्रजा के प्रति पूरी तरह समर्पित था। प्रशासन के अलावा यूनानी दूत ने हमारे समाज के बारे में जो लिखा वो भी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने देखा कि समाज 7 अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। और तो और युद्ध के माहौल में भी खेती और किसानों को इतना पवित्र माना जाता था कि दुश्मन की सेनाएं भी कभी खड़ी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती थीं। और समाज में शांति का स्तर तो देखिए, चोरी की घटनाएं इतनी कम होती थी कि लोग आमतौर पर अपने घरों में ताला तक नहीं लगाते थे। है ना कमाल की बात? बहुत लंबे समय तक कई पश्चिमी विद्वानों को लगा कि ये सब बातें बस मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन आधुनिक पुरातत्व ने इस यूनानी दूत के हर एक दावे को सच साबित कर दिया है। कुम्भहार की खुदाई में मिले मौर्य पॉलिश वाले अखंड पत्थर के स्तंभ और बुलंदी बाग से निकले विशाल लकड़ी के ढांचे इस बात का पुख्ता सबूत है कि इंडिका में जिस शानदार शहरी नियोजन और वास्तुकला की बात की गई है वो कोई मिथक नहीं था, वो हमारी एक बेहद गौरवशाली ऐतिहासिक सच्चाई थी। मेगास्थनीज का ये वृत्तांत सिर्फ इतिहास के कुछ पन्ने नहीं हैं। ये एक ऐसा बौद्धिक सेतु है जिसने पहली बार 2 महान प्राचीन सभ्यताओं को आपस में जोड़ा। उन्होंने भूमध्य सागरीय दुनिया के सामने हमारे भारत की भव्यता का ऐसा अनुवाद किया जो सदियों तक गूंजता रहा। इससे मन में एक सवाल जरूर उठता है, इतिहास की गहराइयों में और ऐसे कौन से महान साम्राज्य छिपे हैं जो किसी अजनबी की नज़र से फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? इतिहास की इस शानदार यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।